हेलो एंड वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट। देखिए, आज हम 12th क्लास की जो यूनिट कर रहे थे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। सो वेल, इससे पहले हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से स्टडी कर लिया है। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इससे पहले का लेक्चर आप जरूर देख लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, और उससे पहले मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो बताता हूं, जो नीट जेईई में खास करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, उस पर बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, अपने को पता है कि जैसे मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ाया था कि एक मेटल सरफेस है जिसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है, जिसकी एनर्जी हमने कहा E इज इक्वल्स टू एच न्यू और विच इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। अगर नंबर ऑफ फोटोन्स हमें निकालने हों, पर सेकंड में कितने नंबर ऑफ फोटोन्स जो है आ रहे हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले लिख रहे हैं नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटोन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां पे मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड। नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड कैसे निकालेंगे। ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड निकालने के लिए, जैसे एक फोटोन के लिए ये है तो n फोटोन के लिए हमें n से मल्टीप्लाई कर सकता हूं इसको, ठीक है। और पर सेकंड की अगर बात करें तो एनर्जी पर सेकंड, इसको भी पर सेकंड लेके चलेंगे। एनर्जी पर सेकंड अगर हम बात करें तो वही क्या होता है, पावर। वही क्या होता है, पावर। तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं कि पावर इज इक्वल्स टू, मेरे पास आ गया एन एच सी अपॉन लैम्डा, बेटा एन एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। और सिंपली यू में राइट इट एज एन इज इक्वल्स टू, यानी यहां पे लिख रहा हूं मैं एन इज इक्वल्स टू पी लैम्डा अपॉन एच सी, पी लैम्डा अपॉन एच सी, या सिंपली मैं लिख सकता हूं पावर अपॉन एच सी अपॉन लैम्डा को ही हम क्या लिख रहे हैं, एनर्जी, ठीक है। एच सी अपॉन लैम्डा को ही हम क्या लिख रहे हैं, एनर्जी। सो इस तरीके से आप नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं फोटोन फ्लक्स की। बेटा फोटोन फ्लक्स का मतलब क्या है, सबसे पहले तो देखिए इसका मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया, यानी कितने फोटॉन्स पर यूनिट एरिया फॉल कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया, हम इसको फोटोन फ्लक्स बोलेंगे। अब मान लो मेरे पास में एक टॉर्च है, ठीक है, एक टॉर्च है, और इस टॉर्च से लाइट एमिट हो रही है, और यहाँ पे मेरे पास में कोई सरफेस है, लेट्स सपोज, ठीक है। ये एक सरफेस हमने कंसीडर कर लिया, और इसमें से लाइट एमिट हो रही है। ये लेट्स सपोज लाइट जो है इतने हिस्से पे जाके हिट कर रही है, कितने हिस्से पे, ये सरफेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये सरफेस एरिया, जिसको आप ए से रिप्रेजेंट कर लो या एस से रिप्रेजेंट कर लो, ये एस सरफेस एरिया होगा, ठीक है। इस सोर्स की इंटेंसिटी अगर हमने आई कहा, इस सोर्स की इंटेंसिटी क्या है, आई। और इंटेंसिटी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। इंटेंसिटी इन जनरली हम क्या पढ़ते हैं, इंटेंसिटी विच इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी आई इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन सेकेंड, एनर्जी अपॉन टाइम को आप क्या लिख रहे हो, पावर। सो पावर अपॉन एरिया को ही हम क्या लिख सकते हैं, पावर अपॉन एरिया। एरिया को मैंने एस से रिप्रेजेंट किया है, तो पी अपॉन एस जो है इंटेंसिटी होता है। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, या ये यहां से डायरेक्ट इंटेंसिटी एनर्जी अपॉन एरिया इनटू सेकंड, यहां से भी निकाल सकते हैं। सो इंटेंसिटी को पी अपॉन एस को मैं इंटेंसिटी लिख सकता हूं। वेल, यहां पे मैंने लिखा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे पर यूनिट एरिया, इसको हम फ्लक्स डेंसिटी, फोटोन फ्लक्स बोलेंगे। फोटोन फ्लक्स, ये 5p से मैंने रिप्रेजेंट किया।
नंबर ऑफ फोटॉन्स n अपॉन एरिया जो है s हो गया। नंबर ऑफ फोटॉन्स को आपने p लैम्डा अपॉन hc स्टडी किया था, या इसी को आपने लिखा था कि p बाई ई, ये भी लिखा था। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, लेकिन ये s भी आ गया, ये तो मैंने n की वैल्यू रखी है, s और इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या कहा है कि पावर अपॉन s को हम क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी। तो फ्लक्स जो है, फोटोन फ्लक्स कितना बन जाएगा, P अपॉन S यानी I अपॉन एनर्जी। ये भी फॉर्मूला फ्लक्स निकालने का हो जाएगा, फोटोन फ्लक्स। या सिंपली यहां से अगर इसी को मैं इक्वेट करके लिखूं यहां पे, P लैम्डा अपॉन S C H, ये बन जाएगा, ये होता है हमारा फोटोन फ्लक्स बेटा। ठीक है, सारी चीजों को ध्यान से समझिए, बस उसी के अकॉर्डिंग पैटर्न में करते रहिए। इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला हमने स्टडी किया है, आई इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, जो हम वेव नेचर के अंदर डिस्कस करते होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोन डेंसिटी। फोटोन डेंसिटी को रो पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, यानी इसको हम सिंपली ये कह सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब पर यूनिट वॉल्यूम की बात आ गई है, पर यूनिट वॉल्यूम की बात आ गई है। जैसे पहले वाले केस में हमने ये सोर्स कंसीडर किया था, यहाँ पे एरिया मैंने लिया था, लेट्स सपोज इसके कुछ इतने हिस्से में थिकनेस भी है, जो भी x इंटू एस जो है इसका वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम s इंटू एक्स, इतने हिस्से में कितनी फोटॉन्स आ रही हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास में नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया हमने निकाला था, अब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया की बजाय पर यूनिट वॉल्यूम हम बात करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं, देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर अपने को निकालना है तो क्या करेंगे हम, देखो n की वैल्यू मैंने लिखा, n की वैल्यू क्या था, P अपॉन एस ई, P अपॉन एस ई लिखूंगा। तो यहां पे वॉल्यूम है, बस सिंपली सीधी सी बात ये है। ठीक है, वॉल्यूम V से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। तो ये पर यूनिट वॉल्यूम है, इसको मैं वॉल्यूम हटा दूं क्योंकि ऑलरेडी हमें पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, ये टर्म तो निकालनी है। ठीक है, तो इसको आप ये लिख सकते हो P अपॉन ई। और पावर जो है हमने पढ़ा था, पावर किसके बराबर है, पावर अपॉन आपने एरिया लिखा था, जिसको आपने लिखा था इंटेंसिटी बेटा। क्या लिखा था, इंटेंसिटी। सो आई पी अपॉन एरिया यानी एस इज इक्वल्स टू आई लिखा है। और अगर मुझे P की वैल्यू निकालनी है तो I इंटू सरफेस एरिया, जो भी आएगा एरिया, ठीक है, वो यहाँ पे। सो डेंसिटी का जो आएगा, फोटोन डेंसिटी का जो फॉर्मूला निकल के आएगा I इंटू एस अपॉन ई, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अब हमारे लिए। देखो इस पे कई बार क्वेश्चन जो है सेट करता है, किस तरीके से करता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये जो सरफेस एरिया है हर हाल में एक जैसा नहीं होने वाला, ये एक जैसा नहीं होने वाला, इसको कैसे समझेंगे, देखिए मान लो कि मेरे पास में एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, जिसकी रेडियस अपने को स्मॉल r दे रखी है, और यहां पे I इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, इसके ऊपर I इंटेंसिटी की लाइट आ रही है। तो फोटोन डेंसिटी अगर हमें यहां से निकालनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आप जरा देखिए कितने हिस्से पे, कितने एरिया पे लाइट आ रही है। आप सोचोगे कि ये वाले हिस्से पे, ये वाले हिस्से पे आ रही है, इस हिस्से पे नहीं आ रही है। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो जो लाइट आ रही है वो इस हिस्से पे आ रही है, इतने एरिया पे, कितने एरिया पे, जो r रेडियस का एरिया बनेगा, यानी पाई r स्क्वायर, बस इतनी यही। क्योंकि ज्यादातर केसेस में हेमिस्फीयर है तो 4 पाई r स्क्वायर का हाफ करेंगे, 2 पाई r स्क्वायर लेके चलेंगे यहाँ पे,
ठीक है, तो फोटोन डेंसिटी इस केस में कितनी बनेगी, फोटोन डेंसिटी इज इक्वल्स टू आई अपॉन ई और इनटू जो एरिया है यहां पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रहे इसको 2 पाई आर स्क्वायर नहीं करना है, गलत हो जाएगा। ये इतने हिस्से पे लाइट आ रही है, मेनली ये हिस्से पे लाइट आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से मान लो भी हमने फोटोन डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ा है, आई इंटू एस अपॉन ई। इस फॉर्मूले को स्टैंडर्ड बना के चल रहे हैं। जो मैंने अभी निकाला था, हो सकता है कि वो आपको इस शेप में दे दे। ये कौन है जिसकी आर रेडियस दे रखी है इस टाइप का, और इधर से लाइट आ रही है कितने इंटेंसिटी की, आई इंटेंसिटी की। तो अब इस केस में भी फोटोन डेंसिटी आप फॉर्मूला सेम लगाओगे, आई इंटू एस यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन ई। ठीक है, इसमें भी आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। हो सकता है यही कोण जो है ऐसे रखा हो, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें भी सेम कंडीशन। ठीक है, नंबर ऑफ रेज परपेंडिकुलर एरिया के, ठीक है, जो आ रही है वो पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, हो सकता है इसी तरीके का सेम यही फॉर्मूला इसमें भी, सिलेंडर ऐसे रखा है आपने, ये सिलेंड्रिकल शेप है एक बॉडी की, इसकी रेडियस आर दे रखी है, आई इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, तो इसकी फोटोन डेंसिटी इसमें भी फॉर्मूला आप यही लगाओगे, क्योंकि इसमें भी पाई आर स्क्वायर के ऊपर ही एरिया आर, ठीक है, यूज हो रहा है। अभी थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं और कहां कैसे वेरिएशन आने वाला है इसके अंदर। जैसे मैंने कहा कि भाई अगर ऐसी शेप ना हो करके कोई शेप चेंज करके ले लेता है, चेंज करके कैसे लेता है, सपोज करो कि हमने सिलेंडर ऐसे शेप में ले लिया, ये सिलेंडर ले लिया। ठीक है, अब इस केस में आई इंटेंसिटी की लाइट आ गई। अब कोई बता सकता है इसमें आई इंटेंसिटी की लाइट है तो फोटोन डेंसिटी क्या होगी, अगर इसकी रेडियस इसने आर दे रखी है, एच इसकी हाइट है, तो फोटोन डेंसिटी जो है कितनी होगी, इसमें फोटोन डेंसिटी कितनी होगी, आई अपॉन ए इंटू एरिया आएगा। अब एरिया कितना एरिया आएगा, कोई बता सकता है? यस, देखिए कितना आएगा, जो सिलेंड्रिकल शेप है यहां पे अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक ऐसी शेप बनेगी, ठीक है, ऐसे टाइप का रेक्टेंगल यूज होगा, इस रेक्टेंगल पे आ रही है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, ये रेक्टेंगल बनेगा इसका। और इस रेक्टेंगल की अगर आप डायमेंशंस देखो तो ये जो ब्रेथ है ये होगी 2r और हाइट है इसकी h, तो यहां पे लिखेंगे 2h इंटू, ठीक है, ये फोटोन डेंसिटी बनेगी। यहां मिस्टेक हमसे होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो ध्यान रखिए इस तरीके से। अगर इसी जगह पे अगर एक कोन हमने जो लिया था, कोन शेप, कोन शेप लेके चलते हैं, ये कोन है जिसकी h हाइट है, ये h हाइट और रेडियस इसकी r है, इस पे अगर I इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, अब इस केस में फोटोन डेंसिटी क्या बनेगी, अब इसमें आप देखोगे तो ट्रायंगुलर एरिया जो है, ट्रायंगुलर एरिया आ रहा है जिसके ऊपर ये लाइट जा रही है, ट्रायंगुलर शेप बनेगी जिसकी बेस जो है टोटल 2r बनेगी और हाइट h बनेगी। इस केस में फोटोन डेंसिटी मैं लिखूंगा I अपॉन E, और जो ट्रायंगुलर शेप बनेगा उसका एरिया आप लिखोगे तो 1/2 बेस 2r और इंटू हाइट h, और 2 से 2 कैंसिल, इस बार जो है फोटोन डेंसिटी आएगा I इंटू आर इंटू एच डिवाइडेड बाई ई, तो ये फोटोन डेंसिटी बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जज करना है कितने हिस्से पे लाइट आ रही है, कितना एरिया कवर कर रही है, वो एरिया इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये नहीं कि आप इसका जो है जैसे पाई आर एल, इसका जो है कवर्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और इसको हाफ लेंगे वो एरिया यूज होगा, नहीं, गलत हो जाएगा। जो रेज आ रही है परपेंडिकुलरली कितने एरिया पे आ रही है, परपेंडिकुलर वो एरिया लेना पड़ेगा अपने को। ठीक है, इस तरीके से अपने को क्वेश्चंस लगाने हैं। इसके अलावा एक चीज और, रेडिएशंस जब हम बात करते हैं किसी बॉडी के ऊपर अगर रेडिएशंस आती हैं, एनर्जी आती है, तो उसकी 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक तो क्या है कि लाइट में भी रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, या मे बी एब्जॉर्ब हो जाए, और मे बी ट्रांसमिट हो जाए। ठीक है, ये 3 तरीके से एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। जैसे यानी क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर आ रही है तो क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके बराबर होगी, आर प्लस ए प्लस टी के बराबर होगी। ठीक है,
और अगर हम ये मान के चलें कि जो टोटल एनर्जी 1 है, तो रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस और ट्रांसमिटेंस का सम जो है इक्वल टू 1 होता है। यानी मैंने क्या बोला, मैंने कि जो रिफ्लेक्टेंस है, एब्जॉर्प्टेंस प्लस ट्रांसमिटेंस का सम जो है कितना होगा, 1। फॉर परफेक्टली अगर हमारे पास में कोई ब्लैक बॉडी है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी अगर होगी तो उसकी एब्जॉर्प्टेंस जो है 1 हो जाती है, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, ए की वैल्यू कंप्लीटली 1 हो जाएगी। और जो रिफ्लेक्टेंस है 0, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी वो, और ट्रांसमिटेंस भी उसका 0 होगा। ऐसे केस में, ठीक है, अभी आगे हम स्टडी करेंगे, ठीक है, ऐसे केस में हमें क्वेश्चन जो है फोटोन डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, उन केसेस में थोड़ा ध्यान देना है। अगर रिफ्लेक्ट अगर होती है फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी, अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो उसमें एब्जॉर्प्टेंस 0 हो जाएगा, ट्रांसमिटेंस 0 हो जाएगा, आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, ए 0 और टी 0। ठीक है, ये चीजों को ध्यान देना है। रेडिएशन प्रेशर अगर आपसे पूछे क्या होगा, ठीक है, रेडिएशन प्रेशर का मतलब प्रेशर हमें निकालना है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, कितना फोर्स पर यूनिट एरिया एक्ट कर रहा है। जैसे मान लो ये लाइट सोर्स है, ये लाइट जा रही है, कितने एरिया पे हिट करेगी जाके, मान लो कितने एरिया पे जाके हिट कर रही है, वो एरिया इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये मान लो एरिया मैंने एस ले लिया, ठीक है, और कितना फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट कर रही है, फोर्स अपॉन एरिया ही रेडिएशन प्रेशर होगा। तो सबसे पहले बात आती है कि फोर्स ही कितना होगा, फोर्स ही कितना होगा, ये फोर्स कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, फोर्स कैसे कैलकुलेट करें। हमने पीछे जो है कैलकुलेट किया था, ये सारी चीज हमने जो कैलकुलेट की थी उनको एक बार देख लो, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम ये निकालेंगे। फोटोन डेंसिटी हमने निकाला था, फोटोन डेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमने निकाला, ये फोटोन फ्लक्स था, ठीक है, जिसको हमने निकाला था कि भाई नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसी तरीके से नंबर ऑफ फोटोन्स हमने निकाले थे, कितने होंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स जितने ज्यादा होंगे, एक फोटोन जाकर के हिट करके वापस आएगा, हिट करके जब वापस आएगा तो मोमेंटम में चेंज कितना होता है, रिफ्लेक्ट अगर परफेक्टली कर रहा है, टकरा करके वापस जब आता है, जो चेंज इन मोमेंटम हो जाता है वो डबल हो जाता है इनिशियल का, यानी 2 mv के बराबर हमने मोमेंटम ले लिया। तो n फोटोन्स पर सेकंड अगर हिट कर रहे होंगे तो n नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट सेकंड अगर हम बात करें पर सेकंड, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू हम क्या लिखेंगे उसका मोमेंटम mv, ठीक है। देखो बेटा, रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, रेडिएशन प्रेशर अपने को कैलकुलेट करना है, रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। रेडिएशन प्रेशर का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। मतलब कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। मान लो प्रेशर की मैं अगर बात करूं तो अपने को पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। मान लो लाइट आके हिट कर रही है किसी सरफेस पे, ठीक है, ये वो सरफेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस सरफेस पे आके लाइट हिट करेगी, तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या देखेंगे, कितने नंबर ऑफ फोटोन्स जो है पर सेकंड जाके हिट कर रहे हैं।
अब वो हिट करने में दो तरीके से हो सकता है, मे बी वो बॉडी उस लाइट को एब्जॉर्ब करती होगी, मे बी रिफ्लेक्ट करती होगी, ठीक है, या हो सकता है दोनों ही केस हो। अगर मान लो रिफ्लेक्टिंग का केस है, अगर रिफ्लेक्टिंग का केस है तो हमें क्या चीज देखनी पड़ेगी, फॉर रिफ्लेक्शन परफेक्टली, अगर रिफ्लेक्शन का केस है, परफेक्टली रिफ्लेक्ट कर रही है, तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स जा रहे हैं पर यूनिट एरिया में, मान लो उसका मोमेंटम चेंज जो भी आएगा m इंटू वी, रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो 2mv के बराबर डेल्टा p जो है हो जाता है, इतना मोमेंटम चेंज आता है। और पर सेकंड हम बात कर रहे हैं, पर सेकंड हम बात कर रहे हैं तो यही क्या है, फोर्स है, पर सेकंड बात कर रहे हैं तो यही फोर्स है। अब ये अपने को कैलकुलेट करना है, ये कहां से आएगा, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, E इज इक्वल्स टू हमने पढ़ा है, या फिर लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल्स टू हम पढ़ रहे हैं H बाई एम बी, H बाई एम बी। ये चीज क्या है, ये है हमारा मोमेंटम यानी P, मोमेंटम इसको हम कह सकते हैं, P से रिप्रेजेंट कर दिया H बाई लैम्डा, H बाई लैम्डा, और इसको एच सी बाई लैम्डा यानी C से मल्टीप्लाई C से डिवाइड कर दिया, तो मोमेंटम जो है, ठीक है, मोमेंटम जिसको हम बोल रहे हैं वो कितना बन जाएगा बेटा, मोमेंटम P इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, क्या होता है E, एनर्जी जिसको हम बोल रहे हैं, अपॉन C, तो ये मोमेंटम होता है, ये मोमेंटम होता है, E अपॉन C की फॉर्म में आ गया। अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स हिट कर रहे होते तो मैंने यहां पे क्या लिखा होता, n से मल्टीप्लाई कर दिया होता, n से मल्टीप्लाई कर दिया होता। तो यही चीज यहां पे भी हम बात करेंगे, मोमेंटम जो है पर सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, फोर्स अगर अपने को निकालना, रेडिएशन प्रेशर अपने को निकालने के लिए फोर्स चाहिएगा, फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, तो वो आ रहा है कितना, n इंटू ई अपॉन सी, और n क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आ रहे थे वो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, जो हमने स्लाइड फर्स्ट में निकाला था, ठीक है, कितने फोटोन थे वो, P अपॉन ई के बराबर, P क्या यहाँ पे पावर है, ठीक है, P क्या है यहाँ पे पावर, और पावर को हमने क्या लिखा था, इसको हमने लिखा था I इंटू ई, ठीक है, पावर इंटेंसिटी को आपने पढ़ा था पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया, तो P को हम क्या लिख सकते हैं, P इंटू एस डिवाइड बाई ई, मतलब ये नंबर ऑफ फोटोन्स है, I इंटू एस अपॉन ई, ठीक है, तो यहां पे भी आप यूज करोगे ये चीज, I इंटू एस अपॉन ई, और इंटू ई है और डिवाइड बाई सी है, ई से ई कैंसिल हुआ, सो फोर्स जो आ रहा है वो आ गया I अपॉन सी इंटू एस, ये इंपॉर्टेंट है, ये फोर्स होगा। रिफ्लेक्शन का हम केस लेके चले तो परफेक्टली रिफ्लेक्शन है, तो अब यहां पे क्योंकि यहां पे 2 भी आएगा, ठीक है, मोमेंटम में चेंज इसका ट्वाइस होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पे भी 2 और यहां पे भी 2, उस केस में जब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग का केस है, फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, इसको नोट कर लीजिए, फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस का केस हो गया, इसमें डबल होगा, अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस होगा तो फोर्स आ जाएगा उस केस में 2 हट जाएगा बस सिर्फ, I इंटू एस अपॉन सी, ठीक है, ये आ जाएगा। और अगर रेडिएशन प्रेशर कैलकुलेट करना है तो रेडिएशन प्रेशर जिसको हम बोलेंगे, यहाँ पे प्रेशर कितना बनेगा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए, अपॉन एस करेंगे तो ये बनेगा 2I अपॉन सी इस केस में, और इस केस में कितना बनेगा रेडिएशन प्रेशर, अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए बात करेंगे तो प्रेशर इसमें बनेगा P इज इक्वल्स टू आई अपॉन सी, मतलब ये चीज ध्यान रखनी है। और ये सरफेस एरिया भी मैटर करेगा, कितना सरफेस एरिया, वही जो चीज मैंने पहले डिस्कस की थी कि ट्रायंगुलर शेप है, कोन बन रहा है, सिलेंड्रिकल शेप है तो कितना हिस्सा आएगा, हेमिस्फेयर है तो वही सरफेस एरिया यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इन जनरली ये चीज आपको समझ आनी जरूरी है, ठीक है, हो सकता है दोनों केस होते हो, भाई रिफ्लेक्ट भी करता हो और एब्जॉर्ब भी करता हो, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस में हम कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट भी लगा सकते हो एक फॉर्मूला, ठीक है, वो बता देता हूं,
डायरेक्ट फॉर्मूला आप फोर्स का लगा सकते हो, फोर्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर, ठीक है, 1 प्लस रिफ्लेक्टेंस इंटू पावर डिवाइड बाय सी, ये फोर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन हम इसका लगा के देखते हैं। ये फॉर्मूला डायरेक्ट मतलब आप यूज कर सकते हो। कह रहे हैं बीम ऑफ लाइट इन इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए सरफेस एब्जॉर्बिंग 70% एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्बिंग 70% ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्टिंग द रेस्ट, बाकी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, 70% को एब्जॉर्ब कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग कितना हो गया, 30% हो गया। 30% मतलब r इज इक्वल टू 0.3 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली फॉल कर रहा है तो थीटा की वैल्यू कितनी है, नॉर्मल के साथ में 0 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है, मतलब ये चीज कह रहा है। और कह रहा है इफ द इंसिडेंट बीम हैव ए पावर दे रखा है 10 वाट, इंसिडेंट बीम का पावर दे रखा है 10 वाट, द फोर्स एक्सर्टेड बाय इट ऑन द सरफेस, कितना सरफेस पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, नॉर्मली जा रहा है तो सीधी सी बात है, मैंने पावर का फॉर्मूला ये बता रखा है, फोर्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस रिफ्लेक्टेंस कितना है 0.3 इंटू पावर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट। इसको सोल्व कर लेंगे, F इज इक्वल्स टू ये 1.3 हुआ, पावर दे रखा 10 वाट और इंटू में 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 स्पीड ऑफ लाइट, और इसको कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 4.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 न्यूटन फोर्स आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। और इंसिडेंट अगर हमें केसेस अगर हम बात करें एग्जैक्टली नॉर्मली ना जाता हो, केसेस अगर रिफ्लेक्ट इस तरीके का केस बनता हो, भाई ये सरफेस है और लाइट बीम जो है एक पर्टिकुलर एंगल पे आके हिट कर रही है, ये नॉर्मल है, थीटा एंगल पे लाइट हिट कर रही है आई इंटेंसिटी की और थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उस केसेस में जो है फॉर्मूला अपने को क्या लगाना है, इसमें खास करके कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर और एक इधर, इसका भी, तो ये जो कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेंगे, और उसकी वजह से जो फोर्स बनेगा उसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो आई इंटू सरफेस एरिया, ठीक है, आई इंटू सरफेस एरिया और इंटू 1 प्लस रिफ्लेक्टेंस इंटू को स्क्वायर थीटा अपॉन सी, ये फॉर्मूला लगा देना। लेकिन ध्यान रहे ये थीटा जो है नॉर्मल के साथ लेना, हो सकता है कि सरफेस के साथ में थीटा दे रखा हो, उस केस में आप यहाँ पे 90 माइनस थीटा करके ये कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये चीजों को ध्यान रखिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लगा सकोगे। और अगेन इससे पावर अगर अपने को निकालनी है, रेडिएशन प्रेशर, ठीक है, रेडिएशन प्रेशर या पावर, सॉरी पावर नहीं, रेडिएशन प्रेशर, प्रेशर अगर अपने को निकालना है तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल, यानी आई इंटू 1 प्लस आर इंटू को स्क्वायर थीटा अपॉन सी, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो प्रेशर के लिए, ठीक है। अब बात आती है मैटर ड्यूअलिटी, मैटर ड्यूअलिटी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, मतलब देखिए डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस है वो क्या है, वो बोलता है कि जो यूनिवर्स है वो स्पेशली किस किस चीज से बना हुआ है, मैटर और रेडिएशन से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, मैटर और रेडिएशन से। अगर रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है, जैसे लाइट का हमने देखा ड्यूअल नेचर है, तो वैसे ही मैटर का भी ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है। जितने भी पार्टिकल चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक हो, उनका ड्यूअल नेचर है, यानी उसका पार्टिकल बिहेवियर भी है और, ठीक है, उसके पास में मतलब वेव नेचर भी है, और दूसरा कौन सा है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। हमने ये चीज स्टडी कर लिया लाइट का, जैसे हम अगर बात करें लाइट का जो पार्टिकल नेचर है वो किससे पता चला था अपने को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, ठीक है। और जबकि वेव नेचर जो है वो अपने को फोटो इंटरफेरेंस, ठीक है, और डिफ्रैक्शन से पता चला, ठीक है। ये दोनों कैरेक्टर अपने को लाइट के पता चलते हैं। जब वेव कैरेक्टर की बात आती है तो हमने लैम्डा निकाला था h/mv,
ठीक है। और पार्टिकल बिहेवियर की बात आती है तो इंटेंसिटी की हम बात करते होते हैं, ठीक है। मोमेंटम की बात करते हैं, ठीक है, कि वो मोमेंटम होता है उसका p इक्वल्स टू कितना होता है, ठीक है। तो बेसिकली एक वेव जो है एसोसिएटेड है मैटर के साथ में, उसको हम डी ब्रोगली वेव बोलते हैं, जिसकी वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू h बाई एम वी, और m इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन मोमेंटम यानी p। तो ये फॉर्मूला यूज कर दीजिए। और p का काइनेटिक एनर्जी के साथ में क्या रिलेशन हो सकता है, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अपने को पता हो तो h बाई हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ में रिलेशन 2m इंटू के, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये डी ब्रोगली ने कहां से फाइंड आउट किया, जैसे अपने को पता है एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो mc² भी होता है, और अभी हमने पढ़ा hc बाय लैम्डा भी, ठीक है, ये भी मतलब h न्यू बोलते हैं, hc बाय लैम्डा, c विल गेट कैंसिल, सो लैम्डा कैन बी रिटन एज h अपॉन mc। फोटोन के केस में हम ये बात कर सकते हैं, बाकी किसी भी पार्टिकल के लिए, फॉर एनी पार्टिकल, मोमेंटम फॉर एनी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल के लिए मोमेंटम अगर अपने को निकालना पड़ जाए तो p² इज इक्वल्स टू m² c², रिलेटिविस्टिक थ्योरी से हम निकालेंगे तो m0 रेज टू द पावर 4c4, ये मोमेंटम हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर फोटोन की बात आए, फॉर फोटोन के लिए m0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है। फोटोन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करता है वैक्यूम के अंदर। तो हम जब यहां से p की वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके बराबर आ रहा है, m इंटू सी के बराबर आ रहा है मोमेंटम, ठीक है। सो लैम्डा के ये एक्सप्रेशंस आ गए। डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस इसलिए बोला जाता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इसका जो रिजल्ट था जो डी ब्रोगली ने यूज किया, ठीक है, जो वेव का था वही एज इट इज उसने पार्टिकल के लिए अप्लाई किया, और देखा कि उससे बहुत सारे कंसेप्ट जो है जो अनसोल्व थे वो सोल्व हो गए। तो इस हाइपोथेसिस को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो गया ये, ठीक है। सो लैम्डा के जो जो फॉर्मूले बनते हैं उसको हम वेवलेंथ निकालने के h बाई एम वी या h बाई पी हमने कहा, या फिर h बाई पी काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन अगर हम बात करें 2m के काइनेटिक एनर्जी, p मोमेंटम हमने लिखा हुआ है √2m के बराबर होता है। ये कैसे, क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी आप पढ़ते हो, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल्स टू हाफ mv², m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, m इंटू वी का स्क्वायर बन रहा है, तो यही मोमेंटम का स्क्वायर होता है, मोमेंटम स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। तो p² इज इक्वल्स टू 2m के, और p की वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। तो लैम्डा के ये फॉर्मूले बनते हैं, मतलब इससे आगे हम और भी फॉर्मूले डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी जैसे लैम्डा की फॉर्मूले में मैंने क्या बताया, h बाई √2m के, लेकिन काइनेटिक एनर्जी अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल की देखें तो किसके बराबर होता है, q इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल के बराबर होता है। तो लैम्डा का एक और फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है, h बाई √2mq इंटू वी, ठीक है। ये आप किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी पता है तो ये लगा लीजिए, अगर चार्ज और पोटेंशियल की बात आती है तो लैम्डा, आप इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस खास करके रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से बहुत बनाए जाते हैं। बोलेगा कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, एक अल्फा पार्टिकल एक प्रोटॉन है, ठीक है, सेम उनके वेवलेंथ का रेशियो निकालो, ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनाता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। अगर हम यहाँ फोटोन के लिए या निकालते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज आपको पता है, फिक्स वैल्यू है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, यहां जब पूरी कैलकुलेशन करके लिखेंगे तो ये आएगा 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रम में। 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर हम बात करें फॉर प्रोटॉन, यही वैल्यू प्रोटॉन के लिए वेवलेंथ निकालने की कोशिश करें तो ये आएगा 0.286 डिवाइड बाय √v एंगस्ट्रम, ठीक है, उसकी वेवलेंथ आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ, अल्फा पार्टिकल के लिए भी निकाल सकते हो, अल्फा पार्टिकल के लिए ये लगे 0.202 डिवाइड बाय √v, ठीक है, अल्फा पार्टिकल के लिए इतने एंगस्ट्रम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वेवलेंथ निकालने के जनरल फॉर्मूले हो गए। अगर कोई पार्टिकल जो है रेंडमनेस शो करता है टेम्परेचर के साथ में, टेम्परेचर के साथ में वेवलेंथ का वेरिएशन कैसे होगा, इसको भी हम निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो
अपने को पता है मोनो एटमिक अगर कोई पार्टिकल है, मोनो एटमिक गैस की अगर हम बात करें तो उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो हम पढ़ते हैं 3/2 kBT। 3/2 kBT। Kb यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, हर एक कोऑर्डिनेट के अलोंग या कहें डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है 1/2 kBT की फॉर्म में। अगर उसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 kBT हो जाएगा। तो लैम्डा यहां से h/√2mk काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो 3/2 kBT, ये यूज कर सकते हैं। सो 2 से 2 कैंसिल हुआ, लैम्डा यहाँ पे h/√3m/kBT भी लिख सकते हो। मतलब टेम्परेचर के साथ में वेवलेंथ का, डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, रेसिप्रोकल ऑफ √T। ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो ये चीजों को सारी फॉर्मूले जो है हमने बताए आपको, ये सारे के सारे फॉर्मूले डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम यूज में ले सकते हैं। तो इन चीजों को अच्छे से ध्यान में टिप्स पे करके रखिए, ज्यादा इजी रहेंगे, ज्यादा आसान रहेंगे क्वेश्चंस लगने। मोस्टली ये क्वेश्चंस आपके, ये जो फॉर्मूले मैंने वेवलेंथ के बताए हैं इनमें आपके PYQ बहुत सारे हैं, आपके सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट और है, डी ब्रोगली डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर तो है, क्या उसका वेव नेचर भी है। तो एक्चुअल में उन्होंने चेक किया कि यस, इलेक्ट्रॉन का जो है पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी है। ठीक है, और जो वेवलेंथ हमने यहाँ से लैम्डा के फॉर्मूले यूज किए हैं वेवलेंथ निकालने के लिए, तो वेव नेचर से ये फॉर्मूला हमने जब अप्लाई करके देखा और डिफ्रैक्शन की इक्वेशन यूज करके, क्योंकि डिफ्रैक्ट अगर होता है इलेक्ट्रॉन, हम हिट करते हैं निकल क्रिस्टल के ऊपर, उन्होंने हिट करवाया था, तो डिफ्रैक्शन की ब्रैग इक्वेशन यूज करके जब वहां से हमने वेवलेंथ निकाली और यहां से वेवलेंथ निकाली, दोनों बराबर मिलती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास में कौन सा करैक्टर है, ड्यूअल नेचर है उसके पास भी, तो ये प्रूव हो गया था। ठीक है, बाकी ये टॉपिक नीट से और जेई से आई थिंक हटा दिया गया है, तो ज्यादा इस पे फोकस करने की भी जरूरत नहीं है। बाकी ये क्वेश्चंस यहाँ से आप लगा सकते हो। एक ये भी ध्यान रखिए कि जो कोई भी एटम का जो बोर का हम सेकंड पोस्टुलेट डिस्कस करें, तो MVR किसके बराबर होता है, MVR इज इक्वल्स टू NH/2 के बराबर होता है। एन यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड मान लो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए उसकी वेवलेंथ कितने टाइम्स हो जाएगी, ये हमें ध्यान रखना है। मान लो ये r रेडियस का ऑर्बिट है, तो सर्कमफेरेंस में 2πr है, ध्यान रखें 2πr है, तो 2πr इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से 2πr क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो NH/mv आ गया है, और NH/mv, H/mv को हमने क्या बोला था, लैम्डा। सो 2πr इज इक्वल्स टू n इंटू लैम्डा के बराबर होता है, ये याद रखिए। मतलब अगर n की वैल्यू, मैंने कहा n की वैल्यू अगर हमने ये लेके चले कि थर्ड ऑर्बिट है, ठीक है, तो 2πr इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा, यानी 3 वेवलेंथ जो है बनती होगी, 3 वेव इसके अंदर कंप्लीट बनेगी। इसी के अंदर मान लो ये थर्ड ऑर्बिट है, तो इसके अंदर एक वेव ये बन गई, दूसरी ये बन गई, इस तरीके से तीसरी ये बन जाएगी, इस तरीके से वेव उसके अंदर बनती होगी। ठीक है, तो ऐसे जो है क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं। 2 है, n की वैल्यू n है, ठीक है, तो किस तरीके से आप 2πr को एडजस्ट करेंगे, कितनी वेव्स बनेगी वो निकाल सकते हैं। सो आज का लेक्चर इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। लेकिन जब आप PYQ लगाओगे तब आपको और भी मजा आने वाला, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो मैंने टॉपिक्स आपको करवाए हैं उन पे लग जाएंगे, चाहे वो नीट का हो या जेई का हो। ठीक है, आज इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छा काम करोगे और PYQ लगा के देखोगे। थैंक यू, बने रहिए एग्जाम हट टीम के साथ। जय हिंद।